राजेंद्रपुर नाम के गांव में वाणी नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसकी माँ नित्या और पिता रवि थे। वाणी का परिवार बहुत दीन था। उसके पिता रवि रिक्शा चलाया करते थे और माँ नित्या उसी गांव पे कहीं कोई काम मिला करता तो उसे कर अपना समय बिताती थी। अब गांव में ऑटो चलने लगी थी, जिस कारण कोई भी रवि की रिक्शा की सवारी नहीं लिया करता था। आइए भाइयों आइए, रिक्शा की सवारी बहुत सुहानी होती है, ऑटो से कम किराया भी होता है। इस तरह दिन भर आवाजें लगाते रहता, पर कोई उसकी सवारी नहीं लेता था। एक दिन हर रोज रिक्शा की सवारी करने वाला विनय ऑटो में चढ़ता हुआ रवि को दिखाई दिया। क्या बात है विनय भाई, आप तो हमेशा मेरे रिक्शा की सवारी लिया करते थे, आज फिर ऑटो की क्यों? रिक्शा की सवारी ऑटो से भी तो कम होती है ना? भले ऑटो का किराया ज्यादा होता हो, पर समय पर पहुंचा देता है। और वैसे भी कब तक तुम ये खटारी रिक्शा चलाओगे? अब तुम्हें भी ऑटो खरीदना चाहिए, वरना तुम्हारी रिक्शा में कोई बैठना नहीं चाहेगा। ये बात तुम्हें ही सोचनी चाहिए। अब तक गांव में ऑटो नहीं था, इसलिए लोग तुम्हारे रिक्शा की सवारी लेते थे। इस तरह विनय ने रवि को अपमानित किया। उस अपमान से दुखी होकर रवि घर वापस लौटा। घर वापस लौटते ही वाणी ने पापा से कहा, पापा कल हम बड़ी माँ के घर गए थे, वहाँ पर रानी दीदी के कमरे में गई थी मैं। पता है उनका कितना मुलायम गद्दा है, रानी दीदी हर रोज उसी पे सोती है। मुझे भी वैसा मुलायम गद्दा दिला दो ना पापा, हर दिन इस तरह जमीन पर सोकर मेरी हड्डियों को चुभता है पापा, पापा दिला दो ना पापा। इस तरह वाणी रोते हुए जिद करने लगी। रवि की समझ में नहीं आया कि उसे कैसे समझाया जाए। अभी नहीं बेटा, जब हम भी बड़ी माँ की तरह बहुत धनवान हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें वैसा मुलायम गद्दा दिलाऊंगा। अब उस गद्दे के बारे में भूलकर खेलने चली जाओ बेटा। ऐसा कहकर उसने वाणी को भेज दिया और वहां से वो अपनी पत्नी से बात करने गया। नित्या, अब गांव में ऑटो आ गए हैं, कोई भी मेरी रिक्शा की सवारी नहीं ले रहा। उस पर खटारी ऑटो कहकर सब मेरी अवहेलना कर रहे हैं। मैं भी ऑटो खरीदना चाहता हूँ, पर पैसे नहीं है, समझ नहीं रहा क्या करूँ। अब तो मैं रिक्शा चलाने से रहा, तुम जहाँ काम करती हो वहीं के पैसों से गुजारा करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ऑटो भला कहाँ से खरीदेंगे? ठीक है, पास वाली गली में जो दीदी रहती है, मैं उससे पैसे पूछती हूँ, उनके पास बहुत पैसा है। नित्या के ऐसा कहने पर रवि भी उसकी बात पर हामी भरता है। दूसरी ओर वाणी अपनी दीदी रानी के पास खेलने निकली। रानी दीदी, आपके पास इतनी सुंदर गुड़िया कहाँ से आई? इस तरह वाणी ने आश्चर्य से और मासूमियत से पूछा। ये सुन रानी ने कहा, मेरे पापा काम के सिलसिले में जब भी दूसरे शहर जाते हैं, तब मेरे लिए कोई न कोई खिलौना ले आते हैं। उनके पास बहुत पैसा है। तुम्हारे पापा खटारी ऑटो चलाएंगे तो भला उनके पास इतने पैसे कहाँ आएंगे तुम्हें खिलौने दिलाने के लिए? ये देखा मेरी गुड़िया को, मेरे कहने पर मेरे पापा ने मुंबई से लेकर आया। और पता है, हर महीने मेरे पापा किसी न किसी राज्य घूमने जाते हैं और कभी कभी तो हमें भी घुमाने ले जाते हैं। क्या तुम्हारे पापा कभी भी पास वाले गांव भी ले गए हैं? इस तरह रानी ने नीचा दिखाकर वाणी से बात की। रानी के इस तरह के घमंडी बातों से वाणी बहुत दुखी हुई। अब चाहे जो भी हो जाए, पापा से कहकर मैं नई चीजें मंगवा के रहूंगी। ऐसा सोचकर वो वापस घर के लिए निकली। दूसरी ओर नित्या अपनी दीदी उमा, जो बहुत धनवान थी, उसके पास ऑटो के लिए पैसों की मदद मांगने निकली। वहां पहुंचकर उसने अपनी दीदी से कहा, दीदी मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। आप तो जानती हो ना, रवि के रिक्शा चलाने पर ही हमारा घर चलता है, पर अब गांव में ऑटो आ गए हैं, जिस कारण कोई भी रिक्शा की सवारी नहीं ले रहा। रवि भी ऑटो खरीदना चाहते हैं। क्या आप कुछ पैसों की हमें मदद कर देंगी? हम 1 साल के अंदर अंदर आपके पैसे लौटा देंगे। इस तरह नित्या ने ऑटो के लिए अपनी बहन से पैसे मांगे। क्या कहा? ऑटो के लिए पैसे दूं? क्या हर आने जाने वालों को इस तरह पैसे देने के लिए क्या हमने यहाँ पर धर्मशाला खोल रखा है? वैसे भी मरने से पहले पापा ने हम दोनों को बराबर बांटकर जायदाद दिया था। तुमने लोगों की मदद करने के चलते सारा लुटा दिया। अब हाथ फैलाकर मुझसे मांगने आई हो?
और तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? वैसे भी तुम जैसे गरीब लोग उसे लौटा कैसे पाएंगे? एक बार पैसे दिखे तो आंखें सर पर चढ़ जाती है। लेते समय तुम मीठी बातें कर ले लेते हो, पर लौटाने के समय सारे बहाने याद आते हैं। वैसे भी रानी के पॉकेट मनी में तुम्हारा सारा महीना गुजर जाए। नहीं है इसीलिए नहीं, पर कर्ज दो तो बराबरी वालों को दो, ताकि वो समय पर लौट भी आए। बुरा न मानो, हम गरीब लोगों को कर्ज नहीं देते। इस तरह उमा के अपमानित करने पर नित्या वहां से चली गई। रवि के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना घर बेचा और ऑटो खरीद लिया। नित्या, रवि और वानी अब पेड़ के नीचे रहने लगे थे। कुछ दिन यूं ही बीते। अब गांव में उनका ऑटो अच्छे से चल रहा था। कुछ ही दिनों में उनके पैसे बन गए थे। धीरे धीरे उस ऑटो की कमाई से उन्होंने अपना घर वापस खरीदा। उस ऑटो की कमाई से अब रवि का परिवार पहले जैसा नहीं, बल्कि आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दूसरी ओर उमा का धनी परिवार हर छोटी मोटी बात पर झगड़े पे उतर आता था। लोग भी उनसे चिढ़ जाया करते थे। रामपुर नाम के गांव में सभी लोग खेती किया करते थे। उस गांव के सभी लोग खेती पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। गांव के सभी निरक्षर थे, इसलिए उनमें होशियारी नहीं थी। जितना उन्हें पता होता वही सही समझते थे। उसके ऊपर सभी बहुत ही कंजूस थे। 1 रुपया भी कोई खर्च नहीं किया करता था। उस गांव के सभी लोग चांद की पूजा किया करते थे। चांद को वे लोग प्रत्यक्ष देव माना करते थे। अमावस की रात जब चांद अदृश्य रहा करता, गांव के कोई भी लोग कोई काम नहीं किया करते थे। ऐसे इस गांव में एक दिन विनय नाम का एक लड़का आया। वो अनाथ था। विनय का अपना कोई नहीं था, इसीलिए वो हर जगह जो भी काम मिलता वो काम किया करता था। रामपुर के पास वाले गांव में काम के लिए निकला विनय जब वहां का काम पूरा हुआ तो वापस रामपुर में कोई काम मिले इस आस से वहां पर आया। जैसे ही वो निकलकर रामपुर आया तो उसने देखा कि वहां के सभी लोग चांद की पूजा कर रहे थे। चूंकि विनय उस गांव में किसी को नहीं जानता था, इसलिए वो आगे चलकर किसी को पूछ नहीं पाया। चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। इतने में गांव का मुखिया जलंधर उसके पास आया। बेटा, कौन हो तुम? तुम्हें पहले इस गांव में कभी देखा नहीं। क्या नए आए हो? मैं यहाँ नया आया हूँ। मेरा नाम विनय है। मैं एक अनाथ हूँ, इसीलिए जहाँ भी जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ। यहीं पास वाले गांव में काम खत्म कर मैं इस गांव आया था, ये देखने की क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा। अरे, काम मिलना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हम इस गांव में सभी खेती का काम करते हैं। फसल उगने के बाद ही पैसे मिलते हैं। तुम चाहे जो भी काम कर लो, उसके बदले में पैसे तो तुम्हें फसल के पिकने के बाद ही मिलेंगे। अगर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत ना हो तो तुम यहाँ रहकर कोई काम कर सकते हो। जलंधर के कहने पर विनय ने हाँ कहा और उस दिन से उस गांव में उसे जो भी काम मिलता उसे ना कहे बिना कर दिया करता। गांव वाले भी विनय से दिन रात मेहनत करवाया करते थे। विनय को कभी पैसों की जरूरत होती और वो पूछता तो सभी उसे ये कहते कि जब तक फसल नहीं बिकी पैसे नहीं मिलेंगे। विनय भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता। काम के दौरान कभी खाना मिल जाता तो खा लिया करता और नहीं तो भूखा रहा करता। इस तरह हर रोज काम कर रहा विनय एक दिन पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था, हाँ, अब मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बस कुछ ही दिनों में सबके फसल उगने वाले हैं। फसल के उगते ही उसकी कटाई और छटाई के बाद बेच देंगे, फिर सभी मुझे पैसे दे देंगे। मेरे पास एक साथ बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तब मैं उनसे कोई अपना धंधा शुरू करूंगा। ऐसे वो मन ही मन सोचने लगा। फिर आया फसल के काटने का दिन। सभी गांव वाले विनय से बहुत सारा काम करवाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आई सभी उसे पैसे दिए बिना वहां से चले जाते हैं। इस बात से दुखी होकर वो गांव के मुखिया जलंधर के पास गया। जलंधर जी, ये कैसा न्याय है? मैंने हर किसी के पास जी तोड़ मेहनत की है। उस समय सभी ने कहा था कि फसल के कटते ही मुझे पैसे देंगे, लेकिन जब फसल कट गई
अब कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा। विनय के ऐसे पूछने पर जलंधर ने कहा, क्या किया है तुमने? तुम्हारा किया हुआ काम हम जेसीबी से करवाते तो एक दिन में सारा काम हो जाता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। ये सुन विनय ने कहा, जलंधर जी, ये आप क्या कह रहे हो? इतने दिनों से मुझसे गधे की मेहनत करवाकर आज जेसीबी की बात कर रहे हो। अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो तो जेसीबी के साथ कर दिखाओ और पैसे ले जाओ। जलंधर की बातों को सच मानकर विनय ने जेसीबी खरीदने की सोच ली। यही सोचकर वो पास वाले गांव गया और वहां पर ब्याज के पैसों पर उसने जेसीबी गाड़ी खरीदी। जेसीबी गाड़ी लेकर काम करने के लिए वो गांव वापस लौटा और रामपुर वापस आकर उसने काम करना शुरू किया, पर गांव में किसी ने उसे पैसे नहीं दिए। तब विनय को उन पर शक होने लगा। उसको आभास होने लगा कि फिर से उसके साथ वही होने वाला है। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह अपने पैसे वापस लेकर रहेगा। उसने ये सोच लिया कि गांव वाले जिस चांद पर पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उसी चांद के जरिए उनको सबक सिखाएगा। फिर एक दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण का दिन आया। ये बात जानते ही गांव के सभी लोग चांद की पूजा करने की राह देखने लगे, पर चांद कहीं नजर नहीं आया। सबक सिखाने की सोचकर बैठे विनय ने एक झूठा चांद बनाकर रखा था। राह देख रहे गांव वालों के सामने विनय जेसीबी को चांद बांधकर गांव में निकल पड़ा। उस नकली चांद को ही असली मानकर गांव के सभी लोग विनय के पीछे चलने लगे। तब विनय ने गांव वालों से कहा, देखो गांव वालों, तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं देकर मुझसे धोखा किया है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी तुम लोग मेरे साथ वही करने वाले हो। तुम लोग तो पैसे देने से रहे, इसीलिए जिस चांद को तुम लोग मानते हो मैं उन्हीं से पूछने के लिए उन्हें चुरा लाया हूँ। तुम लोग अगर मुझे पैसे दोगे तो तुम्हारे चांद को छोड़ दूंगा। विनय की बातों से घबराए हुए गांव वाले उसे जितने पैसे देने थे उसमें और भी ज्यादा बढ़ाकर उसे दे दिए। अपने पैसे वापस पाने पर विनय बहुत खुश हुआ और ठीक चंद्र ग्रहण के खत्म होने के समय ही उसके पास रहे नकली चांद को उसने गायब कर दिया। जैसे ही चांद आकाश में नजर आया तब विनय ने कहा, बाप रे, जीने के लिए भले ही कोई भी काम कर लो, पर इन जैसे कंजूसों के बीच तो रहना नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर अपने जेसीबी में बैठकर गांव से बाहर निकल जाता है।